हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये मैंने नोट्स की फॉर्म में आपको बना के दिया है। तो ये हमारे नोट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसके अंदर जो भी लिखा है नोट्स। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो सबसे पहले है हमारा कि फॉरेस्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है, फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों है। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड होम टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स। तो क्या होता है कि जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर एनिमल्स रहते हैं, है ना। तो जो एनिमल्स हैं उनके लिए वो एक होम है, तो फॉरेस्ट उनको होम प्रोवाइड करता है। ट्रीज टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दस trees help in maintaining a balance between oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। तो जो ट्रीज़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और रिलीज़ करता है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो जो ट्री होता है वो हेल्प करता है मेंटेन करने में बैलेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमोसफेयर में। तो इससे हमने ये सीखा मतलब कि जो ट्रीज़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो जो ट्रीज़ होते हैं वो बैलेंस मेंटेन करते हैं, मतलब कि जो हमारी एटमॉस्फेयर में बैलेंस है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको बैलेंस मेंटेन करते हैं। फॉरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मैनी रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस पर्पसेस। तो जो फॉरेस्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का, बहुत डिफरेंट पर्पसेस के लिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड फायरवुड, केंदू लीव्स, लाख, टिम्बर एट्सेट्रा स्पेशली टू ट्राइबल पीपल। अब ये बोल रहा है कि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे को फायरवुड देते हैं, केंदू लीव्स देते हैं, लाख और टिम्बर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें देते हैं। और स्पेशली जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो वहीं रहते हैं और वहीं की चीज़ों को यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट हेल्प्स इन प्रेसिपिटेशन, फॉरेस्ट प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। फॉरेस्ट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन विच में हैपन ड्यू टू फ्लड एंड विंड। जो फॉरेस्ट होता है वो हेल्प करता है हमारा प्रिवेंट करने में सॉइल इरोजन को। और वो होता है कि ये बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट है वो प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन जो कि होता है फ्लड और विंड से। फॉरेस्ट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, फॉरेस्ट हेल्प करता है इम्प्रूव करने में सॉइल फर्टिलिटी। फॉरेस्ट हेल्प्स इन नेचुरल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, जो फॉरेस्ट है वो हेल्प करता है नेचुरल रिचार्ज के लिए, ग्राउंड वाटर के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफॉरेस्टेशन। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम मेकिंग वे फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब ये बोल रहा है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो जो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट होती है, जब हम फॉरेस्ट जो हमारी जंगल है उनको काटते हैं, जो ट्रीज़ हैं उसमें उनको काटते हैं किस चीज़ के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, उसको कहते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। अब नेक्स्ट है हमारा कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है, जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है वो क्यों होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए लैंड यूज़ करना। तो तभी भी हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है जब हम एग्रीकल्चर को करते हैं, पर वही बात है कि हम उसमें उस टाइम हम उसमें प्लांट्स उगा रहे हैं। फिर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़, हाउस और फैक्ट्रीज़ जो हमारे घर है वो बनाने के लिए, जो फैक्ट्रीज़ है वो बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड फॉर फ्यूल, फर्नीचर बनाने के लिए, वुड को यूज़ करने के लिए, फ्यूल के लिए। मतलब फ्यूल हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जो फ्यूल होता है वो क्या होता है,
कोई भी जैसे हम खाना खा रहे हैं वो हमारे लिए फ्यूल है। फ्यूल मीन्स एनर्जी, ठीक है। तो मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए फ्यूल के लिए वुड यूज़ करते हैं उसके में। क्लियरिंग लैंड फॉर मेकिंग रोड्स, रेलवे लाइंस, डैम्स एट्सेट्रा। क्लियरिंग लैंड मतलब कि हम लोग जो फॉरेस्ट है उनको काट रहे हैं, क्यों बनाने, क्या बनाने के लिए? फॉर रोड्स, रेलवे लाइंस, डैम्स और भी बहुत सारी चीज़ें। ग्रेजिंग कैटल, जो हम जब हम लोग अपने जो काउस वगैरह हैं उनको ग्रेज करने के लिए हम लोग मैदान में छोड़ते हैं, तो वो क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। तो क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन ही होता है ना। अब है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इफ़ेक्ट्स मतलब कि उससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी ज़िंदगी में। रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, दिस रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। तो जो फॉरेस्ट कवर है वो जब इंक्रीज़ हो जाता, मतलब जो रिड्यूस होता है हमारे फॉरेस्ट कवर, वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल होती है एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा हो जाती है और रिज़ल्ट होती है ग्लोबल वार्मिंग। रिड्यूसेस ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल को वो कम कर देता है। रिड्यूस रेनफॉल, रेनफॉल को कम कर देता है। रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। कैन रिजल्ट इन ड्रॉट्स और इन एक्सेस फ्लड, ड्रॉट्स मतलब सूखा भी पड़ सकता है और कुछ ज़्यादा ही पानी भी आ सकता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही फ्लड भी हो सकता है। मे ऑल्सो लीड टू डेजर्टिफिकेशन, मतलब उससे डेजर्टिफिकेशन भी हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि डेजर्टिफिकेशन क्या होती है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि डेजर्टिफिकेशन क्या होती है। कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। इट happens in the following steps. Conversion of fertile land into desert is called desertification. अब ये क्यों होता है? जो कन्वर्जन होती है फर्टाइल लैंड में, जब वो डेजर्ट में हो जाती है उसको हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और वो इन सब फॉलोइंग स्टेप्स मतलब इन सब चीज़ों से होता है। पेस ऑफ सॉइल इरोजन इंक्रीजेज व्हेन फॉरेस्ट कवर इज़ रिड्यूस्ड, जो सॉइल इरोजन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब उनका जो फॉरेस्ट कवर है वो हटता है। हार्ड एंड रॉकी लेयर इज़ एक्सपोज्ड वंस टॉप सॉइल इज़ रिमूव्ड, जो हार्ड और रॉकी लेयर होती है वो ख़त्म हो जाती है जब जो हमारी टॉप सॉइल होती है वो ख़त्म हो जाती है। सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन ह्यूमस एंड दस बिकम्स इनफर्टाइल, जो सॉइल है उसके अंदर ह्यूमस ख़त्म हो जाता है और इसीलिए जो हमारी सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है। द लैंड टर्न्स इनटू डेजर्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो इसीलिए जो हमारी जो फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाना। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाना। तो कंजर्वेशन किसका? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन बिटवीन हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो अब ये बोल रहा है कि जो बायोस्फीयर क्या होता है, व्हाट इज बायोस्फीयर? द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। वो अर्थ का पार्ट जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रहते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलते हैं। अब बोल रहा है कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक हमारा ये एक ईजी सा डेफिनेशन है। बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन वेयर हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में मतलब वहाँ पे होता है, मीट करता है। ये हमारे ईजी डेफिनेशन है। अब है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है ये, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी इन दैट एरिया। जहाँ पे जो वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स की एक गिवन एरिया में उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं उस एरिया की।
flora. All the plant species in a given area are collectively called flora of that area. प्लांट स्पीशीज एक गिवन एरिया की कलेक्टिवली हम उसको फ्लोरा कहते हैं, उस एरिया का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा fauna. All the animal species in a given area are collectively called fauna of that area. तो जो एनिमल स्पीशीज़ जो कि एक गिवन एरिया में होती है उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं फोना उस एरिया का। प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज, तो अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में बताया गया है। सम एरियाज हैव बीन डिमार्केटेड टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड fauna of their habitat. Such areas are called protected areas. Various rules, methods, and policies to protect and conserve forest and wildlife are formulated by the government. There are following types of protected areas. तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ एरियाज़ होते हैं, सम एरियाज़, जहाँ पे कि हम प्रोटेक्ट करते हैं क्या, फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लोरा और फौना को और उनके जो हैबिटेट को। उन एरियाज़ को हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़। कुछ रूल्स, कुछ मेथड्स, कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे कि हम लोग कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, जो कि किससे बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के। सेंचुरी, अब यहाँ पे है सेंचुरी, ये एक टाइप है प्रोटेक्टेड एरिया का। अ सेंचुरी इज़ एन एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और देयर हैबिटेट। इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पोचिंग और कैप्चरिंग एन एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अभी बोल रहा है कि सेंचुरी, सेंचुरी क्या है सेंचुरी? अब सेंचुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक कोई एनिमल है वो प्रोटेक्ट होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस है उसके और उसके हैबिटेट के लिए, जहाँ वो कोई भी डिस्टर्बेंस से दूर रहता है। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पोचिंग या कैप्चरिंग एनिमल का वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब मना है स्ट्रिक्टली। वहाँ पे कोई भी पोचिंग मतलब किलिंग 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 नहीं कर सकता, वो एकदम स्ट्रिक्टली मना है, नहीं कर सकते आप। एक टाइप हमने पढ़ लिया सेंचुरी, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, अ नेशनल पार्क इज़ एन एरिया विच इज़ रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेयर वाइल्ड लाइफ कैन freely use the habitat and natural resources. Satpura National Park is the first reserve forest of India. अब ये बोल रहा है कि जो नेशनल पार्क है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रिज़र्व होता है मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए, और वाइल्ड लाइफ अपना कहीं भी कुछ भी हैबिटेट यूज़ कर सकते हैं फ्रीली और नेचुरल रिसोर्सेज को। सतपुरा नेशनल पार्क एक फ़र्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। A biosphere reserve is a large area of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in that area. बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत बड़ा एरिया होता है लैंड का, प्रोटेक्टेड लैंड का, जहाँ कंजर्वेशन होती है फॉर किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज, और कुछ ट्रेडिशनल लाइफ होती है ट्राइबल्स पीपल की जो वहाँ पे रहते हैं। जैसे कि इसके अंदर लिखा है कि अ बायोस्फीयर रिजर्व encompasses many other protected areas like wildlife sanctuary and a national park. For example, Panchmari Biosphere Reserve contain one national park and two wildlife sanctuaries. They are as follows. तो इसमें ये बोल रहा है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर कोई और ही प्रोटेक्टेड एरिया हो सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। जैसे कि जो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा है कि पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क है
और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ कि पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके नाम बताओ। तो वो ये हैं सतपुरा सतपुरा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहले सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब हमारे को यहाँ पे बताया है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973 टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व टाइगर in India. This project is aimed at protecting the Bengal tigers. Project Tiger has been successful in improving the population of tigers in India. As present, there are more than 2000 tigers in India. अभी बोल रहा है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये लॉन्च कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। किसके लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए टाइगर को इंडिया में, इन इंडिया। ये प्रोजेक्ट था वो प्रोटेक्ट करने के लिए किसके लिए बनाया गया था? बंगाल टाइगर्स के लिए। तो जो ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था जिसके अंदर पॉपुलेशन थी जो टाइगर की इंडिया में बढ़ी थी। अब 2000 टाइगर्स है इंडिया में। तो आप समझ सकते हैं कि सक्सेसफुल रहा था ये प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसको पढ़ लेना। 1973 में ये लॉन्च हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए टाइगर को इंडिया में, बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए। और अभी करेंटली 2000 टाइगर्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा एंडेमिक स्पीशीज़। अ स्पीशीज़ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एन एंडेमिक स्पीशीज़। साल, वाइल्ड मैंगो, बिसन, इंडियन जाइंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक टू पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। Endemic species are at greater risk of extinction because they are not found anywhere else. अब बोल रहा है कि जो स्पीशीज़ हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं उनको हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। जो साल, वाइल्ड मैंगो, बिशन, इंडियन जाइंट स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल एंडेमिक है बायोस्फीयर रिजर्व के, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं सारे चीज़ें। एंडेमिक स्पीशीज़ आर एट ग्रेटर रिस्क। ये कॉमन मतलब कि समझने वाली बात है कि अगर ये एंडेमिक है तो पक्का ये कोई पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं जो कि अभी एक्सटिंक्शन के कगार पे है, मतलब लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन, दे आर ऑन द लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पे बताया गया है कि जो ये है स्पीशीज़ ये है एक्सटिंक्शन के लेवल पे है क्योंकि वो एक कहीं और नहीं पाई जाती, एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज स्पीशीज़। मैंने अभी एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में बात की, तो स्पीशीज़ है क्या? तो स्पीशीज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड स्पीशीज़। कैपेबिलिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ स्पीशीज़। अब ये बोल रहे हैं कि जो स्पीशीज़ है वो क्या होती है? एक ग्रुप पॉपुलेशन का जो कि कैपेबल है इंटरब्रीडिंग के लिए, उसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। जो कैपेबिलिटी होती है इंटरब्रीडिंग की वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्पीशीज़ के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ विच आर अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एग्जाम्पल एलिफेंट्स, लायंस, वाइल्ड बफेलो एट्सेट्रा। स्पीशीज़ जो कि है थ्रेट पे एक्सटिंक्शन के, उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जैसे कि एलिफेंट्स, लायंस, वाइल्ड बफेलो और भी बहुत सारे एनिमल्स।
नेक्स्ट है हमारा एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। Species which no longer exist on Earth are called extinct species. Example dinosaur, dodo, etc. जो species जो अर्थ पे नहीं है उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज. नो लॉन्गर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज. मतलब वो ख़त्म हो गई हैं अर्थ पे. सारी की सारी मतलब डायनासोर्स, डोडो आपको अब कहीं नहीं दिखेंगे. तो इन्हीं को बोलते हैं हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. नेक्स्ट है हमारा है इकोसिस्टम. अ सिस्टम ऑफ इंटर डिपेंडेंसीज अमंग ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम. एक इंटर डिपेंडेंसीज का जो कि लिविंग बींग्स नॉन लिविंग बींग्स के लिए है एक एरिया में, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा रेड डेटा बुक. मतलब रेड डेटा बुक क्या होता है? The International Union of Conservation of Nature (IUCN) first came with the Red Data Book. It is a source book which keeps record of all the endangered species. Each country publishes its own version of Red Data Book from time to time. अब ये बोल रहा है कि रेड डेटा बुक क्या होता है. एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है IUCN. उसने पहली फर्स्ट वही आया था रेड डेटा बुक. मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम रेड डेटा बुक निकाली थी. ये एक सोर्स बुक है जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है इंडेंजर्ड प्लांट्स और रिकॉर्ड होता है उनके अंदर एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स का. ईच कंट्री हर कंट्री में पब्लिश करती है वो अपनी खुद की ओन वर्जन ऑफ रेड डेटा बुक टाइम टू टाइम. मतलब कि हर टाइम पे वो अपनी बुक इशू करते हैं रेड डेटा बुक. अब है माइग्रेशन. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बाय एनिमल्स टू एस्केप हार्श कंडीशन इज कॉल्ड माइग्रेशन. Many birds and many other animals migrate long distances during unfavorable season. Human beings also migrate in such search of livelihood. Siberian crane migrates from Siberia to India during winters to escape harsh conditions in Siberia and to get comfortable conditions and food in India. अब बोल रहा है कि माइग्रेशन क्या होता है. जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, मतलब हमने जो एनिमल्स हैं वो जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जो एस्केप करने के लिए उनकी वहाँ पे जो हार्श कंडीशंस हैं, मुश्किल जो उनकी वहाँ पे वक्त है, मतलब मुश्किल कंडीशंस है, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं. बहुत सारे बर्ड्स और बहुत एनिमल्स वो माइग्रेट करते हैं लंबे डिस्टेंसेस, क्योंकि उनके जब वहाँ पे अनफेवरेबल सीज़न होता है, जब वहाँ पे अच्छा सीज़न नहीं होता, उनके वहाँ पे मुश्किल, मतलब जैसे कि यहाँ पे बताया गया जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग भी माइग्रेट करते हैं किसके लिए? लाइवलीहुड के लिए. यहाँ पे साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल दिया है. साइबेरियन क्रेन क्या करती है? इंडिया आती है विंटर्स में, क्योंकि वो माइग्रेट करती है साइबेरिया से इंडिया ड्यूरिंग विंटर टू एस्केप हार्श कंडीशंस इन साइबेरिया. उस टाइम मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी, इसीलिए वो लोग यहाँ आते हैं विंटर्स में ताकि उनको कंफर्टेबल कंडीशंस मिले और फूड मिले इंडिया में. नेक्स्ट है हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. पेपर कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स एज पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प, सो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हेल्प्स इन सेविंग ट्रीज. अब बोल रहा है कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम पेपर को कितनी बार भी रिसाइकिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हम रिसाइकिल कर सकते हैं पेपर को. पेपर मतलब कि वो वुड से बनता है और पल्प से बनता है, वुड पल्प से बनता है. इसीलिए अगर हम रिसाइकिल करेंगे पेपर को तो हम क्या कर रहे हैं? हम सेव कर रहे हैं किसको? ट्रीज़ को सेव कर रहे हैं. अब यहाँ पे एक टर्म बताइए हमारे को, रिफॉरेस्टेशन. Planting trees to recover forest is called reforestation. Reforestation can take place naturally as well as by human intervention. Planting trees.
बेसिकली क्या होता है रिफॉरेस्टेशन? प्लांट कर रहे हैं हम ट्रीज़ को, उसको हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। पर यहाँ पे लिखा है कि जो प्लांट करते हैं हम ट्रीज़ को रिकवर करने के लिए फॉरेस्ट, उसको हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। वो कैसे भी हो सकता है रिफॉरेस्टेशन, नेचुरली या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन से, कैसे भी हो सकता है हमारा ये रिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है हमारा इंडियन कंजर्वेशन एक्ट। अब यहाँ पे बता रहे हैं इंडियन कंजर्वेशन एक्ट के बारे में। द इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 1927. This act is aimed at preservation and conservation of natural forest and at meeting the basic needs of the people who live in or near the forest. अब यहाँ पे हमारे को इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में बताया है। जो इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो आया था 1927 में इफ़ेक्ट में, और इस एक्ट का एम है क्या था, हम प्रिजर्व करें और कंजर्व करें नेचुरल फॉरेस्ट को, और क्या करें, जो बेसिक नीड्स है, जो लोग रहते हैं वो अपनी मतलब ट्रीज़ को बेसिकली बचाना है, फॉरेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट को बचाना है, कंजर्व करना है, बचाना है। तो मतलब इसका इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। इम्पॉर्टेंट मतलब मैंने जितने भी चीज़ें आपको बताई है, चाहे मेरा वो सारे जो नोट्स हैं, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ सकते हैं। एंड मैंने आपको ये पूरा चैप्टर अब समझा दिया है। सो अब मैं इस चैप्टर का तो अब मैं आप ये चैप्टर अब मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। दी एंड। Thank you guys for watching this video. Please like and subscribe to my channel. Thank you.